बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अपोजिशन की सफ़ों तक 27वीं आईनी तरमीम की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। हुकूमत इसे निज़ाम की इस्लाह करार दे रही है, जबकि अपोजिशन इसे इख्तियारात पर कब्जे की कोशिश समझ रही है। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम के लिए हिमायत तलब कर ली है। आईन पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्वज़ निकात सामने आ गए हैं, लेकिन आईन के आर्टिकल 160 शिक 3A, आर्टिकल 213, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 191A समेत मुताद्दिद आर्टिकल्स में तरमीम शामिल है। आर्टिकल 160 की शिक 3A को ख़त्म करने की तजवीज़, NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफा करने की तजवीज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर के तरीक़ेकार से मुताल्लिक आर्टिकल 213 में तरमीम की तजवीज़, आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़, मुसल्लह अफ़वाद से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़, तालीम और आबादी से मुताल्लिक उमूर वापस विफाक को देने के लिए 18वीं तरमीम के शेड्यूल 2 और 3 में तरमीम की तजवीज़ है। जजेस की ट्रांसफर से मुताल्लिक आर्टिकल 200 में तरमीम की तजवीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर तलब किया गया, जहां पार्टी इन तजावीज़ पर अपना हतमी मौक़िफ़ तय करेगी। ये तरमीम पार्लिमानी, अदालती और इंतज़ामी ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों का पेश ख़ैमा बन सकती है। सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी इन शिकों की मुकम्मल हिमायत करेगी या चंद नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगी। दूसरी ही जानिब मुल्क की सियासी फ़ज़ा में एक बार फिर सरगोशियाँ गूंज रही हैं। साबिक़ PTI रहनुमाओं की शाह महमूद कुरैशी से होने वाली हालिया मुलाकात ने सियासी मंजरनामे में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या पसे पर्दा कोई नया इत्तेहाद बन रहा है या फिर बानी PTI की रिहाई की मुहिम या किसी मफाहमती फार्मूले की तैयारी है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी में कमी, इसके लिए PTI के कुछ रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली काविशों के बावजूद पार्टी की तसादुम की राह पर चलने की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि दूसरी ही जानिब विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक नए तनाव की तरफ बढ़ रही है। मरकज और सूबे के दरमियान महाजराई तेज हो चुकी है, जबकि नवंबर में एक भरपूर एहतजाजी तहरीक का आगाज भी मुतवक्के है। इसी दौरान मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर गैर मामूली बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि इत्तेहादी जमातों ने इक़्तिदार में आकर न सिर्फ वादे तोड़े बल्कि सियासी अखलाकियात को भी नुकसान पहुँचाया। इनके बयानात ने मौजूदा सियासी मंजरनामे को मजीद गरमा दिया है और ये तासुर अब मजबूत हो रहा है कि आइंदा हफ्तों में मुल्क की सियासत एक नए तसादुम की जानिब बढ़ सकती है। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक करार दिया जा रहा है, जबकि तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। सवाल ये है कि स्मोक का खात्मा मुमकिन हो पाएगा नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं साराना साहब, रिजवान रजी साहब। रिजवान रजी साहब, देयर इज सो मच जिसको अभी हमने डिस्कस करना है। यूँ कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल कैनवस है जिसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन किसी की कोई दिशा हमें वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रही। लेट्स गेट स्टार्ट विद 27वीं आईनी तरमीम, कि इसके हवाले से तो पहले हुकूमती वज़रा बारहा कहते जा रहे थे हर टॉक शो में, हमने सुना ही नहीं, आई नहीं रही, किसने कहा, आपने कहाँ से सुन लिया। जितने भी सहाफ़ी हैं उन सबको इस तरह के अलक़ाबात सुनने पड़ रहे थे। मुझे ये बता दीजिए, ये 27वीं आईनी तरमीम इस्लाह है, ये इख्तियार की तौसी है? आपकी जो सहाफ़ती आँख है वो क्या नज़रिया रखती है इसके? देखिए, मैं तो इसको इस्लाह समझता हूँ। अच्छा। जो कमियाँ कोताहियाँ 26वीं आईनी तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PTI के कहने के ऊपर डाल दी थी, उनको अनडू करने का मौका है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर हर किसी को हर किसी से ख़तरा है वाली सूरत हाल दरपेश है कि आप हमसे 27वीं तरमीम पे मैं राना साहब की तवज्जो चाह रहा हूँ, आप हमें 27वीं तरमीम पे हमसे सपोर्ट चाह रहे हैं तो ठीक है, हम सपोर्ट कर देते हैं। ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हम लेंगे। आप हमसे 27वीं तरमीम के ऊपर सपोर्ट चाह रहे हैं, हम कर देंगे, लेकिन ये मदारस जो है ना, ये सारे के सारे हमारे हवाले कर दीजिए, आप इसमें से निकल जाइए, रियासत इसमें से निकल जाए। आप हमसे 27वीं तरमीम के ऊपर सपोर्ट चाहते हैं, बिल्कुल हम कर देंगे। हमारे पार्टी सरबराह को अडयाला से आप निकाल दीजिए, रिहाई दे दीजिए या किसी और जगह पे मुंतकिल कर दीजिए। ये सारी जो सौदेबाजियाँ इस वक्त जमी हुई हैं,
वो 27वीं तरमीम के अंदर वो वाली जो कमियां रह गई थी बकौल हमारी हुकूमत के, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ओरिजिनल जो उसका टेक्स्ट था उसको उठा के परे फेंक दिया था, बढ़के लगाई थी, हुकूमती पार्टियों को ह्यूमिलिएट किया था, और उसके बाद एक नया टेक्स्ट, मेरे ख्याल ओरिजिनल टेक्स्ट जो था वो 56 पॉइंट का था, जो ओरिजिनल जो लेकिन जो अप्रूव करने के लिए मौलाना ने पेश किया और उसके लिए वोट दिया वो कुछ 26 के करीब थी। बाकी या तो आपस में जम कर दी गई या उड़ा दी गई। इसमें एक साहब हैं जिनकी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, और वो हैं एहसन भून साहब, जो कि वकला की मुहिम के दौरान ये बात कहते रहे कि हमें वोट दें, हमने 27वीं तरमीम करवानी है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने, जो कि सीनियर वकला का एक नुमाइंदा फोरम है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने झोलियाँ भर भर के उनको वोट दिए और उनका पैनल जितवा दिया। अब पाकिस्तान बार कौंसिल और सूबाई बार कौंसिलों के अंदर भी उनका ग्रुप, और ख़ास तौर पे पंजाब बार कौंसिल के अंदर उनका ग्रुप जो है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये 27वीं तरमीम की हमायत या तजवीज़ की बुनियाद के ऊपर इनके पर्चे उड़ जाएंगे, वो अदर वे राउंड हो गया कि वो अक्सरियत ले गए। पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए अंदर भी वो 6 साल के लिए आगे बैठ गया, वो ग्रुप जो 27वीं तरमीम करवाना चाहता है, और पंजाब बार कौंसिल के अंदर भी बैठ गया, और सिंध बार कौंसिल के अंदर भी। तो ये जो है, मेरा ख्याल है कि ये तो एक किस्म का वकला कम्युनिटी में रेफरेंडम हो गया कि वकला के अंदर मुखालफत कम है ये 26वीं तरमीम के अंदर बढ़ोतरी की, या आपने जो कहा था इस्लाह की, ठीक है, और ये जो है उसके ऊपर रेफरेंडम सा ही हो गया वकला में। एक फिक्रा, हाँ। अब हुकूमत ज्यादा दलेरी से 27वीं तरमीम की तरफ जाएगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि कश्मीर के अंदर हुकूमत जो है नई तब तक नहीं बननी जब तक 27वीं तरमीम का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ जाता। मैं बैक टू बैक चलूंगी सारे पॉइंट्स लेके। अभी तो मैं सिर्फ एक पहले मामले की तरफ आई थी ना कि ये इख्तियार की तौसी है या निज़ाम की इस्लाह है। राना साहब, किस हद तक आप इत्तेफाक करें रज़ी साहब की बातों से कि ये निज़ाम की इस्लाह है? क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की ना। एक तो उन्होंने मौलाना साहब की सियासत को गिनवाया, वो हो गई जी मुकमुका की सियासत। एक तरफ वो चले गए पीपल्स पार्टी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये तो हो गई जी मफाहमत की सियासत। इन दोनों के लिए तो अभी भी विन विन सिचुएशन है। लेकिन जब वो पीटीआई के बारे में बात करते हैं कि हमारे पार्टी सरबराह को रिहा कर दीजिए, तो इतना बड़ा सियासी जुआ पीटीआई खेलने को तैयार हो जाएगी? एक तो मैं रज़ी साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि वकला ने झोलियाँ भर भर के वोट दिए। तो अब झोलियाँ भरने का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ झोलियाँ भर भर के वोट दिए। और जिस तरह अब झोलियाँ ऐसे भरी गई हैं या वैसे भरी गई हैं ये नहीं पता। हाँ, सही है, झोलियाँ भर भर के वोट दिए उन्होंने। दूसरी बात ये कि रज़ी की बात से तो ऐसा लगता है कि हमारी सियासी जमातें कम और ब्लैक मेलर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, जो हर मौके पे ब्लैकमेलिंग करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। ब्लैकमेल होती नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ ना। तो लेकिन ये कि मुन्नी जो बदनाम हो रही है, तो हो क्यों रही है मुन्नी बदनाम? यानी सियासत की, ठीक है ना? हाँ, सियासत की मुन्नी और केड़ी साड़ी मुन्नी है, ठीक है ना? प्रोग्राम मुन्नी है। नहीं, मैं साड़ा तो मुन्ना है। ठीक है, आपका तो मुन्ना है, और वो मुन्ना भी ऐसा है कि रटा हुआ सबक पूरा इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप समेत सुना देता है। तो मैं तो उसमें मैं मुन्नी की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुन्नी बदनाम हो रही है तो किसी मतलब के लिए हो रही है, तो फिर ब्लैकमेल भी होगी और फिर वो लोगों की बातें भी पूरी सुनेगी, ठीक है ना? मौलाना की भी सुनेगी, पीपल्स पार्टी की भी सुनेगी। तो पीटीआई की इसलिए नहीं सुनेगी कि तरमीमें वो तो उन्हीं के लिए रही है ना सारी, उनके हाथ से गेम निकल रही है ना, तो उनकी क्यों सुननी है? उनके लिए तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं पता एक सहाफ़ी के तौर पे महसूस करता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है तारीख में इसे किसी अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लिखा जाएगा। अगर आप अदलिया की सुपरमेसी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, आप पार्लियामेंट की अहमियत को ख़त्म कर देंगे, आप बहुत सारी मामलात में अपने फ़ैसलों की अहमियत किसी और के हाथ में पकड़ा देंगे, तो फिर आप वक्ती तौर पे तो शायद आपका इक़्तिदार तूल पकड़ ले, लेकिन ये तारीख में कोई अच्छे लफ्ज़ों में नहीं लिखा जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों से ना हिस्ट्री की चीज़ें थोड़ी थोड़ी पढ़ रहा था, सिकंदर मिर्ज़ा को, ग़ुलाम मोहम्मद को
और इन लोगों को तो मुझे हैरत हो रही थी कि हमने कैसे कैसे हुक्मरान बर्दाश्त किए हैं और वो हम पे हुकूमत करते रहे। यानी रज़ी साहब, एक हमारा जो वज़ीर आज़म था उसके मुंह से राल बहती थी और वो व्हील चेयर पे होता था, उसका एक जुमला नहीं सुना जा सकता था और उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की थी। वो जब कुछ बोलता था तो वो उसकी जो, बल्कि मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया कि एक अंग्रेज नर्स ने हुकूमत की पाकिस्तान के ऊपर और वो नर्स वो थी जो सिकंदर मिर्जा के कान के मुंह के साथ कान लगा के सुन के कहती थी ब्यूरोक्रेट को कि आपको गालियां दे रहे हैं और गंदी गालियां दे रहे हैं। तो एक ऐसा जहनी मरीज जिसकी राल गिरती थी, जो मेंटली रिटार्टेड था, वो पाकिस्तान पे हुकूमत कर सका है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेंटली रिटार्टेड होता है ना, उसके पास हक होता है कि वो जो है ना वो कर सके। लेकिन बहरहाल ये तरमीम जब सामने आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। तरमीम की तजवीज आई है ना सामने, बैक टू बैक उसके ऊपर बात करते हैं ना। तस्हीह मैंने कहा कि मैं जरूर कर दूं, ये सिकंदर मिर्जा साहब नहीं थे। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे, नहीं, मैं गुलाम मोहम्मद की बात कर रहा हूं। सिकंदर मिर्जा साहब मीर जाफर के पोते थे, ठीक है, और जाहिर है कि वो खानदानी खून तो बोलता है ना। अब उनकी अगली नस्ल पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में आबाद है, शुक्र है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। एक तो मैंने कहा कि ये नहीं वो मैं क्या कहते हैं जोशे खिताबत में गुलाम मोहम्मद साहब की नर्स थी, वो बड़ी मशहूर थी और वो गवर्नर जनरल थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हाँ जी, मेरे लिए तो गवर्नर जनरल थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आला कोई नहीं। आपके लिए है ना सर, आप तो नहीं मिला था उस वक्त तक सर, आप कैसी बात नहीं बना के तोड़ देते थे, इतने तो रोड नहीं तोड़ते थे जितने वो आइन तोड़ देते थे। चलिए जरा पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं ना, ये जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं मुमकिन तौर पर कि ये वो तजावीज़ हैं कि जिनके बारे में बातचीत हुई है, क्या कहते हैं, पीपल्स पार्टी और क्या कहते हैं नून लीग के वफ्द के दरमियान। मुझे ये बताइए, आर्टिकल 160 की शिक नंबर 3A को ख़त्म करने की तजवीज़ है, जिसके मुताबिक NFC फार्मूले पर विफाक के इख्तियारात में इजाफे की तजवीज़ है। आर्टिकल 213 में तरमीम की तजवीज़ है। आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल शामिल करने की तजवीज़ है। अगर ये तजवीज़ें वापस होती हैं और इनकी जगह आ जाती है मुसल्लह अफवाद से मुताल्लिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम की तजवीज़ है। सर, इन तजवीज़, ये जो आर्टिकल्स हैं, इनके मैं तशरीह चाहूंगी, जरा थोड़ी आसान करके अब एक एक करके बात करते हैं तो मैं उसकी एक एक की तशरीह करता हूं। आ जाइए जी, पहले आ जाइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के तकर्रुर का तरीकाकार। हाँ, उसके ऊपर इस वक्त अपोजिशन को एतराज़ है और जो है अपोजिशन खास तौर पे PTI को बड़ा एतराज़ है। वो दिन रात जो है वो सिकंदर साहब के शान उनकी नैया डबोने वाले सुल्तान राजा साहब है, बिल्कुल ऐसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में गुस्ताखियां करती रहती है। तो ये बेहतरीन मौका है, वो बजरिया मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पिछली दफ़ा उन्होंने 26वीं तरमीम में किया था, वो इसके अंदर जाएं और अपनी बात मनवाएं। और अगर उनके ख्याल में गलत हो रहा है, मेरा ख्याल है कि ये उनकी डिमांड को ही शायद मटीरियलाइज करने की बात हो गई, लेकिन अगर उनके ख्याल में गलत हो रहा है तो वो उसके ऊपर लॉबिंग करें, अपना किरदार अदा करें और उनके 74 या 80 के करीब वोट तो हैं। हाँ जी, और वो उनकी बुनियाद के ऊपर उस कमेटी के अंदर जाएं, अपने बानी से इजाज़त लें, अपने कायद से इजाज़त लें कि जी कमेटियों का आपने बाइकाट करवा दिया हुआ है तो हमें कमेटी में जाने दिया जाए। हाँ, अगर उनकी बात बिल्कुल ही ओवर रूल कर दी जाए तो फिर वो बाइकाट करके उतना है कि जी हम कमेटियों का हिस्सा नहीं है। एक तो ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तरीकाकार हमें मुरतब करना है जो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो, एटलीस्ट फॉर कानून साजी। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस पे आ जाए कि आईनी अदालतों के क़याम के लिए आर्टिकल 191A को ख़त्म करके नया आर्टिकल, आईनी अदालतों से भी पेट नहीं भरा कि सर 191 में दोबारा। बेसिकली शुरू में 26वीं तरमीम के शुरू में आईनी अदालत का ही जिक्र था। जी, आईनी अदालत का कांसेप्ट सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने दिया था और उस वक्त PMLN ने या नवाज शरीफ साहब ने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन बाद में का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये भी कायल हो गए जब अदालतों ने इन दोनों को जो था वो किसी के कहने के ऊपर निकालना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि कम से कम ये सरकारी मुलाजिम जो हैं इनको तो आईनी किरदार या आईनी वो करने से रोका जाए। ये पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट के अंदर ये बात है, जिस तरह के पूरी पार्लियामेंट मिल के मुबाहिस करके एक कानून साजी करती है और एक जज साहब जिनका 22वां ग्रेड होता है वो बैठ के वो पूरी पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर लाइन फेर देते हैं।
तो अब जाके बड़ी मुश्किल से ये हुआ है कि जी अगर आपने अदालत के किसी आइन को या किसी तरमीम को मुअत्तल करना है तो 3-4 ते हो जाया करो ना यार। ठीक, इको ही बंदा बह के स्टे दे देता है, कोई खुदा दा खौफ करो। अब जाके 26वें में हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये वो पहलू है कि थोड़ा सा इसको पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाए, अगरचे मेरे भाई का ख्याल ये नहीं है। और क्या बात, चलो हम परेशान है कि आया कि कौन सी नई कानून साजियां जो होने कोई के लिए नई जा रही कानून हैं, साजी नहीं है। जो ठीक है ना? 26 में होनी थी वो अब 27 में होनी है। लेकिन बस ये वाली जो तरमीम है ना, तो क्या कहते हैं आजम नज़ीर तलड़ साहब को भी वो तो कहते हैं कि मुझे अब आधा देखिए घंटा पहले नहीं एनएफसी है। की बात आपने मेरे से नहीं कही, मैंने कहा उस पर भी कहता हूँ। एनएफसी में ये हुआ कि हमने सूबों को इतना कर दिया, अब कराची के अंदर पानी फराहम करना है तो वफाक पैसे दे, लाहौर में मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनती हैं तो वफाक पैसे दे। वफाक पैसे कहाँ से दे? 58% तो सूबे उठा के ले जाते मैं हैं। कह रहा हूँ ना 18वीं तरमीम की बहुत सारी चीजें वापस होंगी, तो ये वाला इसमें आएंगी। अब पहले ठीक है उसमें ना? तरमीम में आपको बता देता हूँ कि भाईजान पहले कर्ज दिया जाए और दिफा का खर्चा निकाला जाए, उसके बाद जो बचा जाए दोनों एक बात का दे उसके दीजिए, बाद जो बचा आसानी जाए से वो पास तकसीम होते कर भी लिया आपको जाए। नजर बिल्कुल आ रही है। आसानी से होंगी, किसी की जरूरत नहीं है कि इस तरमीम को रोक सके। ये मुल्क के मुफाद में है, ये कौम के ठीक है। मुफाद में है, ये हमारे मतलब मिल्लत के मफाद में, मुस्तकबिल के मिल्लत लिए के बहुत मुफाद जरूरी में। है। चलें जी, देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। अभी तो ये तजावीज़ हैं, अभी तो नून लीग की तरफ से भी सिफारिशात सामने आने के आया कि वाकई यही वही मुसव्वदा है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से शेयर किया गया। एक ब्रेक लेते हैं, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिर्फ 27वीं आईनी तरमीम की ही बाज़गश्त नहीं है, इस वीकेंड और भी बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो पुराने साथी थे उनकी मुलाकात हुई कोटक जेल में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जो कि गुज़श्ता 2 सालों से इस वक्त अडयाला जेल के कैदी हैं, सॉरी अडयाला नहीं कोटलखपत जेल के कैदी हैं। लेकिन आज से पहले ये साथी कभी मिलने भी नहीं गए उनसे, लेकिन अचानक क्या हो गया कि उनसे मुलाकात होगी, और तो और सलमान अकरम नज़र साहब की भी मुलाकात हो गई। तो पसे पर्दा चल क्या रहा है, ये सिर्फ हम नहीं सोच रहे बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर भी बैठा हुआ सोच रहा है, क्या कोई नया पॉलिटिकल एजेंडा सेट होने जा रहा है, या 27वीं आईनी तरमीम के रहते हुए कुछ और नई स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्लान कर रही है। और तो और वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पीटीआई को खैरबाद कह चुके थे, क्या उनकी वापसी इतनी आसानी से मुमकिन है? राना साहब, आपको लगता है? वो वैसे इतना आसान नहीं है। जो लोग आके बैठ गए हैं, ये कौन सा ये न्यूटन का कानून है जिसमें हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है तो नीचे जगह लेने आती है? ये हवा गर्म नहीं होनी, ये ठंडी हवा है। ठीक है, ये यहीं बैठे रहेंगे। और ये नए जो आने वाले हैं, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो उन्होंने एक बुरे वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए। अब ये लोग जो गए, चाहे किसी भी हालत में गए, दोस्त से जिस तरह भी वो गए, लेकिन वो चले गए, तो वापसी इतनी आसान नहीं है। दूसरी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने साफ कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी मैं आपके साथ नहीं खड़ा, और उन्होंने सलमान अकरम राजा के ज़रिए जो इमरान खान को पैगाम भेजा है वो यही भेजा है कि भाई मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ और आपके साथ रहूँगा। तो ये वाले गुब्बारे में से हवा कदरे निकल चुकी है, और अब ये लोग अगर कोई अपनी अलहदा से कोई गेम चलाने की कोशिश करें तो कर ले, लेकिन बज़ाहिर जो शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए ये समझा जा रहा था वो अब मुमकिन नहीं रही है। तो राना साहब, इन लोगों का जिनमें इमरान इस्माइल साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं, दोस्त एक साहिबान और है, जब ये लोग मुलाकात के लिए गए तो महमूद मौलवी, हाँ सर, ये किस माइंडसेट के साथ गए हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं उधर सुहेल आफरीदी साहब आ चुके हैं, और मतलब क्या वापसी के इम्कानात हैं, ये अपनी किसी स्ट्रेटजी के साथ आगे गए हैं? अच्छा देखिए, मेरा ना एक तज्जिया है अपना कि समहाउ कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है कि सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। अच्छा, किसी ना किसी शक्ल में, पीटीआई के अंदर नहीं, किसी दोनों हर तरफ से। उसकी रीज़न ये कि जो महमूद मौलवी साहब हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। ये पहले आदमी थे जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई छोड़ी थी, यानी बहुत जल्दी उन्होंने की थी। एक आदमी गुजरा था तो एक आदमी ने को देखा, वो कब्र के ऊपर ना पंखा जल रहा था, तो उसने उससे पूछा कि पंखा क्यों जल रहा है? तो उसने कहा मेरी बीवी की कब्र है, और इसने कहा था कि मैं जब मेरी कब्र की मिट्टी सूख जाए तो दूसरी शादी करना, तो मैं पंखे से खुशक कर रहा हूँ कि कब्र की मिट्टी सूख जाए। उन्होंने कब्र की मिट्टी सूखने का भी इंतज़ार नहीं किया था, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी थी, जल्दी तो हाँ उन्हें बहुत जल्दी थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि हमारी इस एफर्ट को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है,
अच्छा, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि जी हमें कहीं ना कहीं इसकी तो हमारे फिर तो ये हासिल बात है। भी यूं कह लीजिए कि एक तरीके से क्लियर हो गई कि ये वो लोग जो हैं, अगर तो इनको एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है तो क्या पता सर कल को मामलात की बेहतरी में इनका किरदार भी हो असद सकता उमर है। जो है ना, वो अब से कुछ दिन पहले एफर्ट कर चुके हैं। अच्छा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को टेलीफोन करके कहा कि अगर हम फॉर द टाइम बिंग इमरान खान को एक साइड पे रख दें, यही बात मेरा ख्याल इमरान इस्माइल ने भी कल कही है कि हम इन्हें इमरान को एक साइड पे कर दें और हम मिल के आगे बढ़ें तो हमको हालात बेहतर कर दें, और उसके बाद जो है हम नहीं इमरान को मैं आपकी बात नहीं समझ पाई कि हम इमरान को एक साइड पर, दैट मींस माइनस इमरान या जी माइनस अच्छा, इमरान, माइनस इमरान खान माइनस करके। लेकिन फिर सब जगह से उन्हें जवाब आया कि भाईजान असी भोले हैं पर एडे भोले नहीं गए कि आपकी बातों में आ जाएं और हम आके एक ऐसा करें। पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है। जो करोड़ों लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया था वो इमरान खान को दिया था, वो फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल या किसी और को नहीं दिया था। चले, अच्छा आपने बड़ी ताज्जुब वाली बात की है रजी साहब, अगर तो वाकई असद उमर साहब जैसी शख्सियत हो जाएं या फिर ये फवाद चौधरी हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, अगर ये माइनस इमरान खान के फॉर्मूले के तहत चलना चाह रहे हैं आगे, ठीक है ना, और अगर ये बात जिस तरीके से कहीं ना कहीं जैसे अभी राना साहब ने बात की, कहीं और क्या कहते हैं सहाफ़ी के मुंह से भी सुनी जा सकती है, अगर ऐसा है तो सर ये बात सुनने के बाद पीटीआई, तो अलग बात है कि पीटीआई का वोटर ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेगा पीटीआई में वापस? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैं अपने भाई की बहुत सारी बातों से एग्री नहीं करता। अच्छा, ठीक है, मैं डिस्क्लेमर जारी कर दूं। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग इकट्ठे हुए हैं इनको पीटीआई में भेजा किसने था? सही, मेरा मतलब है कि भाई मेरा मासूम है पर इतना भी मासूम नहीं है। ये जिनके कहने के ऊपर पीटीआई में गए थे उन्हीं के कहने के ऊपर एक्टिव हो गए। सही, ठीक है, और जिन्होंने इनको एक्टिव किया है उनके लिए खाकसार का मुख्तसर और 2 लफ्ज़ी पैगाम सुन लीजिए। आप पहले एहतियात। अच्छा, चलें, आपने मुझे बचाया ना तो मैं भी आपको बचाऊंगा। अच्छा, हाँ। नहीं देखिए, 2 हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अच्छे लफ्ज़ कहें। देखिए अपना इसार राना साहब, आपने 2 पीटीआईयां निकाली। हमारी एंकर ज़रियाब है, हमारा मुंह ज़रियाब की तरफ ज़रियाब होना आपने चाहिए। 2 हाँ। पीटीआई बरामद की हैं पीटीआई में से। सही, ठीक है, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के और लोगों को इमरान खान के ऊपर वो जो फैसलाबाद वाला क्या नाम था वो उसने तो मतलब बहुत कीचड़ भी अंतर्राष्ट्रीय करके, मतलब कीचड़ हाँ, भी बहुत उछाला। हाँ, हाँ। इसके- वो हबीब साहब, something फरूख हबीब। हाँ, लेकिन वो कहाँ है आजकल? आई एम सॉरी, एक जुमला सुन ले। मैंने फरूख हबीब को इमरान खान के घर के बाहर ना ऐसे टहलते देखा था, मुझे पता, जैसे टहलते हैं। मुझे पता, उससे भी ज्यादा। हाँ। लेकिन वो लोग जो 2 पीटीआईयां आपने इस पीटीआई में से निकाली वो कहाँ हैं आजकल? ठीक है ना, तो ये जो तीसरी पीटीआई आप इस पीटीआई में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनका हशर भी उन 2 पीटीआईयों वाला पीटीआई होगा। लो सुन लो, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ रजी किड्डी गल्लां कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ हक च किड्डा बोलन दे। ये देखो रजी को, अच्छा, देखो जो दीदा है इबरत निगाह, देखो रजी तुम्हारी बात, तुम्हारे हक में बात कर रहा है। रजी मेरा नहीं टाइम है रजी तुम्हें। साहब, जो आप गीता बात कर इबरत रहे हैं बड़ी हाँ। बारीक बात हो रही है, मैं समझना चाह रही हूँ। नहीं, बड़ी मोटी गल है। नहीं 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 नहीं, कि मेरी ਤੁਸੀਂ बात पहले सुनिए ना, 2 मैं पीटीआईयां कड्डियां ने ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ नहीं ਹੋਏਗਾ। नहीं यही मैं कह रही हूँ, तो जो ये एफर्ट पुट कर रहे हैं, जिनके नाम भी लिए राना साहब ने, उनको नहीं पता? नहीं, मैं ना उनके नाम राणा साहब ने लेने की कोशिश की थी, मैं फौरन ऊँ कर देता सी और मेरी नहीं, दफा चल राणा देखे तो साहब ने हमने ऊँ कही कर ना। दिया। देखिए, तो ये बात सब ये बात है, हुई। बात ये है कि मुख्तलिफ किस्म के सियासी तजर्बे हो रहे, ठीक है ना। जैसे 8 महीने की गवर्नमेंट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जैसी 90 किलोमीटर लंबी और 45 किलोमीटर चौड़ी पट्टी टोटल, कतर से भी छोटा रकबा है जिसका, उसके लिए मरी जा रही है। तो समझ नहीं आ रहा कि यार इतना केड़ा मतलब कि हार्डवा पै गया, इतनी कौन सी भूख लग गई है। इसी तरह मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि यार 2 दफ़ा एक तजर्बा नाकाम हो गया है जी कि इमरान खान इज पीटीआई एंड पीटीआई इज इमरान खान। आप उसमें से जितने मर्जी, अब देखिए ना, कल फवाद चौधरी साहब को मैंने देखना शुरू किया, 7 बजे भाइया शुरू होया जे इंटरव्यू देन, 7 बजे एक टीवी पे, 8 बजे 9 बजे दूसरे टीवी पे, 10 से 11 बजे तीसरे टीवी पे और 11 से 12 बजे 4 टीवी चैनल, कई 2 स्लॉट के अंदर, तो वो 1 से ज़ायद जगहों पे बैठा हुआ था, यानी कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया था। तो आपने एकदम जो है वो पता नहीं किसने सिफारिश की होगी, है ना, कि एनओ ही बिठा लो। आई मीन आप इस तरह उसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब वो क्रेडिबल चेहरा नहीं है भाई। मेरा मतलब है कि वो पार्टी छोड़ने के बाद
पार्टी के अंदर भी कोई काबिल कबूल फेस नहीं है, पार्टी के बाहर भी कोई काबिल कबूल फेस नहीं है। इक्वल टू फैसल वावड़ा साहब कहा जा सकता है उन्हें, मेरा ख्याल है उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग को। नहीं, ये फैसल वावड़ा से तो बेहतर है। नहीं, मैं एक बात को नहीं, मैं पॉलिटिकल स्टैंडिंग की बात कर रही हूं सर, मैं सियासी कैरियर की बात नहीं कर रही। एक तो फवाद चौधरी के ग्राउंड रूट्स जो है ना पॉलिटिकल हाँ, अवाम में है, अवाम में सर वो एक पॉलिटिकल भी चीज है। में देखिए इलेक्शन मैं लड़ता है एक इस बात से भी अग्री करूंगी कि फवाद चौधरी साहब जो है ना, उनकी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनके साथ भी एक बहुत अच्छी आज सुन लेना अलाइनमेंट है। फवाद चौधरी वो आदमी है जिसे ये सहाफत की साइंस का पूरा इल्म है। हाँ, ठीक है। वो खुद और यहाँ से पीटीआई बिल्कुल- का सोशल मीडिया, अगर आज पीटीआई की सबसे मजबूत दीवार है तो उसकी तामीर करने वाला No फवाद doubt, चौधरी है। मैं कहती हूँ Mainstream वो media इंफॉर्मेशन है ना। मिनिस्टर थे, हॉट केक तस्वीर देखिए, नहीं फवाद करते थे। चौधरी की देखिए, सलाहियतों से इनकार मुमकिन नहीं है। हाँ। वही दाने खड़े हुए हैं ना मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, हाँ। पीटीआई के हक में जो फवाद चौधरी ने बोए थे। हाँ। अब इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल। अगर ये बात ऐसे आ जाए कि जी मायनस इमरान खान ये लोग, हाँ, तो ये नहीं हो काबिल सकता कबूल भाई, आवाम मुमकिन क्यों नहीं है ना। ऐसा ही है, Possible। ऐसा वो ही है। उसकी रीजन क्या है कि वो कहते हैं ना कि कहाँ राजा बूझ कहाँ गंगू तेली, मुझे तो ये- ठीक है ना भाई। वो रजी को उससे इख्तिलाफ हो सकता है इमरान खान से, लेकिन उसके कद से तो इख्तिलाफ नहीं हो लेकिन सकता ना। हाँ। एक बात आपको और, इमरान खान के कद से तो इख्तिलाफ नहीं है ना। भाई वो पॉलिटिकल रियलिटी है ना। देखो पीटीआई वालों सुन लो, एक और सुन लो। बात, एक और बात, हाँ। तुसी दोवें रल के मैंने बनान लगे हुए हो, वो बात जो मैंने कभी इनकार ही नहीं किया जिसका। हाँ। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तमाम दरवाज़ों को नॉक करके तमाम घाट के ऊपर जाकर पानी पीने की कोशिश करते रहे हैं। आपको पता है उन्होंने हाँ। पीएमएलएन के अंदर भी सबसे पहले ट्राई मारी थी कि मैं आपका मीडिया संभाल लूंगा, आप मैनू कोई असिस्टेंट ही ला लो, तो और मरियम नवाज शरीफ रिफ्यूज दैट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी के तरह के अंदर भी बाहर खड़े होकर बड़ी आवाज़ें लगाई हैं। वहां से मुकम्मल इनकार सुनने के बाद अब वाला फजल रहमान की पार्टी में तो जाने से रहे, तो ले दे के उनके पास भी चले बेचारे के मौलाना पास का ऑप्शन जिक्र आन यही ही है। छेड़ा है तो चले जरा मौलाना की तरफ भी बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले वो जो पीटीआई के आपने ब्लॉक्स गिनवाए थे ना, उस ब्लॉक की बात करते हैं जिससे तो हुकूमत में है, उनकी तो बात होगी जो पॉलिटिकल ग्राउंड से बाहर हैं। तो मुझे ये बताइए राना साहब की विफाक और केपी में महाल गरम, नवंबर में एहतजाजी तहरीक का इम्कान, ये इस वक्त चल रही हैं बातें पेशावर वाली साइड पर। आपको लगता है कि केपी वाली साइड और विफाक में एक नया सियासी बहरान जो है वो शुरू होने जा रहा है, नवंबर के आखिर में भी हो सकता है? और क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक सुहेल आफरीदी साहब लीड कर सकते 26 हैं। नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान हाँ, पीटीआई केपीके से को बहुत बड़ा मुजाहरे का ऐलान कर सकती खबर है। दे रहे हैं आप? जी, ठीक है, 26 नवंबर से 30 नवंबर नवंबर। के दरमियान। दूसरी चीज ये कि उससे पहले पाकिस्तान की सियासत में बहुत बहुत बड़े इनकलाब आ चुके होंगे, हो सकता है फिर उसकी जरूरत ना रहे। 27वें इंटरमीम भी हो चुकी होगी मतलब। मैं कह रहा हूँ ना कि हो बहुत सकता है बड़े फिर इनकलाब बोले ना तो हो सकता है कि आपको फिर एहतिजाज की जरूरत ना रहे। अच्छा, और क्या कहते हैं कुछ और सिचुएशन बन गई हो। मैं महफूज लफ्जों में सही कह है। रहा हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं छक्का मार दूं। हाँ। मैं तो अपने साफती उसके तहत नहीं तो दौर सर से बाद दौर में मिलाता एहतजाज हूँ। करने का फायदा नहीं, क्या मैं कह रहा हूँ हो सकता है फिर जरूरत ना रहे हाँ। 26 को, हाँ। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें जो लड़ाई इस वक्त हुई हुई है, रज़ा साहब मुझे ये जुमले दो कहने दीजिएगा और इसे आप भी सेकंड कीजिएगा, सेकंड कीजिएगा कि जो लैंग्वेज केपी के वुज़रा कह रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुझे इसलिए दुख पहुंच रहे हैं। देखिए मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूँ कि जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी की तैसी कहने वालों की यूं और यूं, मेरा ख्याल है ये बड़ा बदकिस्मत मरहला है कि हम पाकिस्तान में रह के एक इलेक्टेड जमात एक पाकिस्तान के सबसे जिम्मेदार इदारे के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती है और वहाँ से भी कोई खैर की वो खबर नहीं आ रही होती। तो मेरा ख्याल है कि ये दोनों पाकिस्तान की मट्टी की एहसास हैं भाई। अब दोनों पाकिस्तान से निकल के माइनस हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये हम दुनिया को जग हसाई का मौका क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं हम इस बात को समझ रहे कि हम एक दूसरे को थोड़ा सा माइलेज दें, एक कदम आप पीछे हो, एक कदम कोई दूसरा पीछे हो, ये मुल्क ने चलना है। अगर सूबों की बुनियाद पे इस तरह के जुमले आएंगे और इदारों की तरफ से भी ऐसे जुमले आएंगे तो ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। हमें पाकिस्तानी होकर सोचना चाहिए। रजी साहब जी
देखिए, मैं तो एक बात समझता हूँ कि 26 नवंबर को बिहार के इंतखाबात हैं हमारे हमसाये मुल्क भारत की रियासत के अंदर, और मोदी साहब की उसमें पोजीशन काफ़ी ख़राब है। और उनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई झड़प हो जाए जिसमें उनका मीडिया अपने लोगों को ये बता सके कि हमने पिंडी फतह कर लिया है या हमने पिशावर फतह कर लिया है, तो उसके नतीजे में वो बिहार के अंदर पीटीआई वाले डेट तब्दील कर लें, इलेक्शन जो है वो जीते जा सकते हैं। मैंने कहा भाई ने तारीख दी है तो मैं भी तारीख दूं ना, मैं भी तो एक छोटा सा मुतक्का लगा के बैठा हुआ हूँ ना अपने भाई के साथ। तो मुझे तो लगता है कि नवंबर के अंदर शायद इसलिए भी वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, नवंबर के अंदर जिन्होंने पहले प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की थी ना, भाईजान उन्होंने शलवारां दे विचों 5-5 गोलियां निकलियां सन, अगर तुहानू याद हो तो। गोलियां मार दी थी, गोलियां निकली थी, गोलियां मार दी बाद में तो वो फिर गोली लग गई थी पाँव में, 5 गोलियां एक बंदे को मारी। कैंसर अस्पताल में उस गोली का इलाज हुआ था, मतलब आम अस्पताल के अंदर इलाज नहीं हुआ था और दिखाई नहीं हमने गोली को। अच्छा, आप बात करें वजीराबाद की, आज के दिन इमरान खान को गोलियां लगी 7 महीने तक हम प्लस्तर बंद के बैठे रहे थे। फिर अल्लाह भला करे वो रेंजर्स के एक इंस्पेक्टर का जिसने आके इलाज किया था और बंदा जो था वो अपनी टांग पे चलना शुरू हुआ था। तो भाई ये नवंबर के अंदर की गई कोई भी जो मुहिम जो होती है उसके नतायज अच्छे नहीं होते, गोलियां बच जाती हैं। लेकिन उसके लिए ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि लीड करने वाले फिर गंडापुर साहब हैं या सुहेल अफरीदी साहब हैं, उसमें देखें। और मैं आपको एक बात बताऊं आज बड़े दावे के साथ, गंडापुर साहब अगर जलसे के अंदर 1 लाख बंदे लाते थे ना, ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं ये 50,000 भी नहीं ला सकते, मतलब उससे आधे नहीं ला सकते। चले इनकी नंबर गेम छोड़ें। मैं भी ये दावा करता हूं। नहीं, आपका दावा है, आगे चलने लेने देना मुझे। एक जुमला मैं कहना चाहूँ, देखें जो रजी साहब ने कहा ना कि इलाज फिर हुआ, तो मेरा एक सवाल है कि ये जो लीडर पॉपुलर लीडरशिप है इसका इलाज ऐसे ही क्यों होता है? नवाज शरीफ साहब को धक्के देके क्यों निकाल दिया जाता है? मेरी बात सुन लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो जाती है, बीबी शहीद को गोली लग जाती है, इमरान नवाज शरीफ को 3 दफ़ा धक्के पड़ जाते हैं, बकौल इनके इमरान खान की शलवार से गोलियां निकली और उसको फिर उन्होंने खुद मैं तो आपकी बात सुन के उन्होंने खुद कहा हुआ ये देखे। लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा, उसके बाद आप आगे चले जाइएगा कि उसे 5 गोलियां निकली या कुछ भी हुआ, वो पाकिस्तान में भी रहा, वो डर के जद्दा नहीं भाग गया था, वो खड़ा रहा, यहाँ पे अभी भी खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो होता है बड़ा बदकिस्मत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है रजी साहब, अभी आप बात कर रहे थे ना मौलाना साहब की कुछ देर पहले हैं रजी साहब, मैं तो मुझे ये पाकिस्तान के हालात पे दुखी होता हूँ, बता दीजिएगा कि ये जो आप भी होते हैं, आपकी आंखों की नमी बताती है कि ये बातें आपको भी पसंद नहीं है। देखिए, हमारी लीडरशिप जैसी भी है, जिसे अवाम वोट दे दे उसको इज्जत दे देनी चाहिए। हम सियासत नहीं देख रहे, हम सर्कस देख रहे हैं। तो सर्कस देख के खुश हंसा जाता है, दुखी नहीं हुआ जाता। आप सवाल कीजिए। रजी साहब, मौलाना साहब का जो सख्त लहजा है, वक्ती नाराजगी है या वाकई कोई नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनकी? देखिए, उनके जो नाकदीन हैं वो उनके साहबजादे जो कि पीडीएम की हुकूमत में कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के मिनिस्टर थे, उनके कुछ कारनामों से जोड़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन जोड़ा जा रहा है इस वक्त कि उनके नैब कोई तहकीकात या कोई दूसरा अदारा तहकीकात करके उसको फाइनल लेवल तक ले आया है, और वो कोई अच्छा पहलू नहीं है। दूसरा ये है कि मौलाना जो थे, अगर आपको याद हो, वो और उनके जो एसोसिएट्स जो थे, और वो कैसी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे 26वीं तरमीम के वक्त, और मतलब लोगों को अपने पाँव चटवाने से लेके और मतलब कि सजदे करवाने तक, इस तरह की ज़ुबानें इस्तेमाल करते रहे जो आजकल हमारे जो हमसाए हैं अफ़गान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मौलाना ने भी और उनके एसोसिएट्स से मुराद है जो नंबर 2 नंबर 3 वाले लोग हैं, इस लेवल के लोगों ने 26वीं तरमीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, मैं यूँ कह लेता हूँ। तो अब वो ये जो पीटीआई की जो सीटें हैं, जो कि रिज़र्व सीटें उनको नहीं मिली पीटीआई रजिस्टर ना होने के बायस, और उनकी जो बंदरबांट हो गई बाकी पार्टियों में, मौलाना भी उसके रेसिपिएंट रहे हैं वैसे बाई द वे, ठीक है, हो गई है। उसके नतीजे के अंदर अब मौलाना की कानून साजी के लिए ज़रूरत बाकी नहीं है, रेलेवेंस बाकी नहीं रह गई। अब मौलाना का वोट ना भी मिले, हुकूमत फिर भी कानून साजी कर सकती है। एएनपी, जेयूआई और आजाद अरकान की हिमायत पर इन्हिसार कर रही है सेनेट में 2 तिहाई अक्सरियत के लिए। एएनपी तो हुकूमत के साथ है ना,
उनको तो बनाया इसीलिए कि अमल वली खान साहब को बलूचिस्तान से जाके जो नहीं, तो सेनेटर साहब तो बनाया JUI वो और इसीलिए आज़ाद बनाया रहने गया तो था चाहिए ना। JUI की नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ जो कैलकुलेशन हुकूमत इस वक्त करके बैठी है, सर, जो- कौमी असम्बली में जो तो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कैलकुलेशन की है, हाँ जी। उसके मुताबिक अगर मौलाना नहीं भी हाथ पकड़ाते तो कानून साजी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका अपना तज्जिया है, ये मेरी इतला है। इत्तला है, तो ठीक है। मौलाना जो है वो इस मंजर के अंदर अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस चलें, कर ठीक है, यहीं से मैं जरा उनका और वो नुक्ता अपनी ले लेती relevance हूँ। generate अगर कर रहे हैं। मौलाना इस हद तक लेफ्ट आउट हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो एक बार फिर से कुछ इरादा बांध सकते हैं पीटीआई के साथ चलने का, क्योंकि हाल ही में सद कैसे साहब की भी मुलाकात हुई थी मौलाना साहब से। अब वो जो जुमला मैंने कहा था कि 26 नवंबर को जहन में रखें आप, हाँ जी, तो वो अब आपको बात समझ आ रही है कि अगर मौलाना लेफ्ट आउट हुए हाँ, तो फिर बात वहाँ से कुछ और हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नून है। और क्या कहते हैं वो रियासत ठीक है, होगी। ठीक मैं ठीक है ना? एक फिक्रा यहाँ हाँ। पे कह दूं, मौलाना नवाज शरीफ साहब की एक फ़ोन कॉल की दूरी पे थे और हमेशा रहे, और उनका ख्याल था कि वो थोड़ी सी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन मौलाना से एक फ़िक्रा सरजद हो गया मरियम के बारे में, जिसका नवाज शरीफ साहब ने मेरे नाराज़गी का इल्म में इज़हार है किया। कि उसका बुरा मनाया अच्छा, और नाराज़गी का इजहार किया एक म्यूचुअल फ्रेंड से कि देखिए बेटी के बारे में उन्हें ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। मौलाना की सोशल मीडिया ने उसको सेलिब्रेट किया, उस फिक्रे को, मतलब अच्छा। हो गया था फिक्रा, आप उसको दबा देते, ठीक है। मौलाना की सोशल मीडिया टीम ने या उनके एसोसिएट्स जो हैं उन्होंने उससे बढ़ के उसको सेलिब्रेट किया, तो वो जो एक फ़ोन कॉल वाला डिस्टेंस था ना, वो भी बहुत खत्म हो वसी गया। हो गया, वो खत्म हो गया है। मौलाना को इसका ज्यादा दुख है। राणा अच्छा, साहब, उसमें देखिए quickly रखिएगा, break की तरफ जाना है। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं मौलाना की बात से पहले जो ये रजी साहब कह रहे हैं, मुझे खुशी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि मियां नवाज शरीफ साहब महसूस करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से, अदरवाइज मैं समझ रहा था कि वो बिल्कुल लाताल्लुक हो गए, लेकिन एक खुशी की बात है कि ही कैन फील, तो और करना चाहिए। तो मरियम हमारे लिए भी मौलाना नहीं, वो तो महसूस करते हैं, वो तो एक 60 साल शख्स को जब ह्यूमिलिएट किया गया था उन्होंने तब भी महसूस किया नहीं था। बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपके साथ तस्वीर पकड़ी हुई है सर, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, आधी तस्वीर ना तस्वीर मैं पढ़ो। मरियम के नाम की मैंने पढ़ता हूँ, कहा आधी सिर्फ नवाज शरीफ के उन्होंने नाम ये की। महसूस सर नहीं मैं किया, कह रहा वो महसूस हूँ किया। अच्छी बात है अगर वो महसूस, उनकी महसूसमेंट ठीक है, इसका मतलब तो ये अच्छी बात है कि अगर करें। बाकी रही सियासत के अंदर, जब मियाँ साहब के प्लेटफार्म से बीबी को पीली टैक्सी और अमरीकी सुंडी कहा जाता था, तो तब क्यों नहीं महसूस किया कि वो किसी की बेटी है? सही, तब उन्हें क्यों नहीं हुआ कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बेटी को भी बाप का दर्जा रखने वाले शख्स के बारे में इस किस्म की बीबी गुफ्तगू रोती नहीं भी करनी चाहिए। अपने फ्लोर चैम्बर में जाती थी। जब बीबी शहीद की नाजेबा तस्वीर फेंकी जाती थी, तब भी महसूस करना चाहिए था कि वो किसी की बेटी थी। ठीक है, हुसैन हक्कानी साहब का मैं पढ़ रहा था कि हुसैन हक्कानी साहब और बहुत सारे जय्यद सहाफ़ियों का एक किराए का घर लेके दिया हुआ था जहाँ बीबी की किरदार कुशी की जाती थी। वो जो अमेरिका में बैठा हुसैन हक्कानी बड़ी बातें कर रहे थे ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आपने अपने हुसैन हक्कानी साहब यूएई में हैं, UAE में होंगे, whatever, जहाँ भी हो। साहब चलो, कुछ 93 में political बीबी example के साथ अपने के अपनी स्पोर्ट्स बात- पर्सन जी, लगे, वो बाद में और लगे, आज तक भी उस वो पार्टी मैं में लगे, लेकिन मैं वो अगर अगर कहेंगे ये तो बात कल दुरुस्त मैं होती तो वो हुसैन नहीं नहीं, लगते। कल अगर मैं आपको हुसैन हक्कानी साहब का ये लिखा हुआ किताब का हिस्सा लाके दिखा दूं, और मैं ठीक है भी ना, और आपको उसमें ये सहाफियों के ला नाम के बता दूं कि कौन कौन सा सहाफी तनख्वाह लेता था बेनजीर बिल्कुल की दिखाइए। किरदार कुशी के लिए। बिल्कुल दिखाइएगा। ठीक है ना, मैं आपको कल दिखाऊंगा। चलें, बिल्कुल ठीक है, दिखाइए। पॉइंट्स आप दोनों के आगे। एक ब्रेक लेते हैं। पॉलिटिक्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, जो कि सिर्फ पाकिस्तान पर छाए हुए एक्चुअल स्मोक क्या हालत कर रही है लाहौर का और पंजाब का, उसके दीगर शहरों का, उसको ब्रेक के बाद आगे डिस्कस करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। आपसे ये तकरीबन कोई तीसरा हफ्ता है कि स्मॉग जो है वो काबू में नहीं आ रही है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। लाहौर की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आज हाई कोर्ट में भी समाअत थी इसके तदारुक के हवाले से, जहाँ पर जज साहिबान जो हैं, सॉरी जज साहब जो हैं, वो भी हुकूमती इकदाम पर नाला नजर आए। उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया। राना साहब, रज़ी साहब, इन तो पहले भी बहुत सी तजावीज़ दे चुके हैं, लेकिन सर कॉल हुकूमत और मरीम औरंगज़ेब साहिबा वो कोशिशें कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ, मैं कहीं कुछ और देखूँ ना देखूँ, टीवी पर इश्तिहार ज़रूर देखती हूँ कि वो जो गन स्मॉग हैं वो ज़रूर चलती फिरती हुई हमें नज़र आ रही है, पर सर एक्चुअली वो रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा जो होना चाहिए। कल मेरे साथ एक अजब हादसा हुआ है रजी साहब। मैं घर में बैठा था, अचानक 5-7 लोग आए और वो मुझे लगा कि ये कोई मरीख से आए हैं। उनके अजीब से उन्होंने मास्क पहने हुए थे, आगे शीशे थे और वो ऐसे करके निकले हुए।
और मैं डर गया कि ये एक मरीख से लोग उतर आए, कोई एलियन आ गए। एलियन। मैंने उनसे कोई ऐसे, मैंने कहा मैं भी कोई एलियन ज़बान में उससे बात करूं ताकि तो उन्होंने फिर हंस के कहा कि हम तो आपके रिश्तेदार हैं, ये मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें मास्क दिए हैं पहनने वाले। अच्छा, तो मैंने कहा ये तो ऐसे लग रहा हो तुम गोताखोर हो कोई। तुम नासा से आए हो? हाँ, नासा से आए हो, कोई मच्छियाँ फड़ी हैं ना तुसी, इस तरह के वो पहने हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मरियम औरंगजेब साहिबा ने ये बड़ी दूर की कोड़ी लेके आई है कि ये वो मास्क है जिससे हम, मैंने कहा यार सारा साल तो हम ये समझते रहे कि कोई हम ऐसे इकदाम करेंगे जिससे गरीब जिंदा रह सके। ऐसे मास्क ही N95 वर्गे थे, ये तो इतने महंगे होंगे, अगर कोई लेगा तो वैसे ही बाहर निकलेगा, कुत्ते पड़ जाएंगे उसे, उस तरह का मास्क है वो। अग्री, मैंने उनको देखा था किसी तकरीब में, वो इसी सिलसिले में मौजूद वो उसको दिखा रही थी। हाँ, अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन मोहतरमा नहीं, क्यों अप्रिशिएट किया जा सकता है सर? मैं बाकी मेरी बात सुनिए। किस चीज के लिए अप्रिशिएट करें? इतना बड़ा सिलसिला मरियम आपने औरंगजेब कर साहिबा 1 साल तक हमें ये सुनाती रही कि हमने बड़े आला इकदाम किए हैं, ठीक है ना, हमने बस वो कर दिया है। मेरे से बड़ी जल्दी, इसलिए तो भाई नाराज हो जाती हैं तो फिर हम क्या करें? अगर कोई किसी, मैं आपको, हाँ वो नहीं है राजी करने के लिए, मेरा भाई है। बात यह कि मरियम औरंगजेब साहिबा जवाब दे मुझे इस बात का, ठीक है ना जी, मैं कह रहा हूँ जवाब दें। अच्छा, आप 1 साल से कह रहे थे हमने पता नहीं क्या तूफान है, तुसी आखिर ते कह जी दिवाली तो छुड़लियां चलिए सन, उससे हो गई। लो इत्थे दसो हुण असीं किहड़े चूहे पटाखे चलाइए? देखिए बात ये है कि गंद आप सारा साल डालें, और जैसे ही टेम्परेचर 18 डिग्री से 20-30 के दरमियान आए, हवा डेंस हो, तो फोग ने होना ही होना है, स्मोग ने होना ही होना है। लेकिन आप उसके लिए गंद तो 70 साल से 78 साल से डाल रहे हैं, और जब कुदरत ने अपना जवाब देना शुरू किया है तो आप कहते हैं जी रातों रात स्मोग खत्म हो जाए। भाईजान मेरी बात सुन लीजिए, ये स्मोग बहुत जल्दी भी खत्म हुई तो 10 साल लेगी। अगर ये तमाम इकदामात जो हुकूमत कहती है, और सिर्फ कहती नहीं है, करती है, अगर कर रही है, मैं अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर कर रही है तो फिर भी 10 साल लगेंगे। अपनी आदतें दुरुस्त करने के बाद, कूड़ा ना जलाने के बाद, अपना कूड़ा घर से बाहर ना फेंकने के बाद, ये तमाम इकदामात करने के बावजूद, और हमने इसमें से कोई काम शुरू नहीं किया अभी तक जिसके मैंने गिनवाए हैं आपको। मतलब हवा के अंदर जो है नेचुरल गैस छोड़ने के बाद, उसके बाद ये जो आप गली मोहल्ले के अंदर कूड़े के ढेर लगा के बैठ जाते हैं, उसको रिसाइकल करने के बाद, रिसाइकल की इंडस्ट्री लगाने के बाद, दरिया के अंदर जो आप पानी डालते हैं सीवरेज का, वो सीवरेज का पानी डालना बंद करने के बाद 10 साल लगेंगे। अभी आपने बुनियादी इकदामात शुरू नहीं किए। वो कली मेरी जान में की करा वाली साहब है कि वो अकेली है, और वो भी पंजाब के अंदर है सिर्फ, ना वफाक के अंदर इस हवाले से कुछ संजीदगी नज़र आती है। कराची के अंदर जितनी पोल्यूशन है, अब तक तो वहाँ पे लोगों का दम घुट जाना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पे समंदर की हवा चलती है, सर ये जो वहाँ की पोल्यूशन को उड़ा के ले जाती है। कोरोना जैसे सर वबा को भुगत गई, ये तो फिर स्मोग है, ये अल्लाह ताला के करम है, वरना हमारे हुक्मरान तो माशाल्लाह आया और चला गया ना। अब हर साल उसका हल्का सा दौरा होता है, वो ऐसे मुझे बस क्लोजिंग तरफ बढ़ना है। ठीक है, बात ये कि मैं रजी साहब की जो बातें सुनी है ना, उससे मैं समझाऊं कि तुसी ना ही समझो, ठीक है ना, क्योंकि कूड़ा भी अपने आप को ठीक करना। 26 नवंबर के बाद हालात ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे बिहार में इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो कूड़े को भी संभालेगी, दरिया में गंद फेंकने वालों को भी रोकेगी, वो जो जलाते, जो कूड़ा जलाते हैं उनको भी पकड़ेगी, बंद रोड पे जो फैक्ट्री है उन्हें भी बिहार की हुकूमत बन जाने देगी दफा, फिर ये सारा कुछ हो जाएगा। क्योंकि कल मरियम औरंगजेब तो मुमकिन नहीं है, वो बेचारी कल अकेली जान कहाँ बेचारी भागती फिरेगी यार। ऐसे वजीराबाद टप जाओगे या वजीराबाद तो पहले ही वापस हो, पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ को पिस्तौल गोलियां किनियां ने, सानू नहीं पता। चले जी, कोई तो अपना ही बंदा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, बहुत सा ख्याल से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।